इसको दूसरा एग्जाम्पल से समझिए बेटा, कभी रूह अफ़ज़ा पिया आपने बेटा घर में? तो जो रूह अफ़ज़ा होता है उसमें आप क्या करते हो बेटा, वहां पर आपके पास में रूह अफ़ज़ा के अंदर एक गाढ़ा सॉल्यूशन बना होता है बेटा, गाढ़ा सॉल्यूशन बना हुआ है वहां पर आपके पास में। आप क्या करते हो, उस गाढ़ा सॉल्यूशन मींस कंसंट्रेटेड, उसका कुछ हिस्सा बाहर निकालते हो, वो सॉल्यूट के मोल आ गए बेटा। फिर उसमें आप मेकअप करने के लिए पानी और मिला देते हो, और पानी मिलाने के बाद एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन आप दूसरा तैयार कर लेते हो। यानी आपने देखा तो कि अपन ने एक फिक्स अमाउंट ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाहर निकाला, फिर उसमें अपन ने सिर्फ पानी तो मिलाया बाद में। यानी ये भी केस किसका हो जाएगा बच्चों, डाइल्यूशन का केस होगा। यहां भी आप क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, M1V1 बराबर M2V2। वाटर वेपर अलग बात, वाटर अलग बात। हेलो बच्चों, मैं सुदेश, केमिस्ट्री फैकल्टी आकाश। बच्चों हम आपके लिए लेके आए हैं बेटे वन शॉट रिवीजन सीरीज। इसकी खास बात क्या है बेटा कि चैप्टर में हर चैप्टर के लिए 3 आपके पास प्रोडक्ट पहुंचने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बेटा चैप्टर की पूरी थ्योरी कवर करवाई जाएगी आपको बेटा, उसकी एनसीईआरटी की डीपर लाइंस की स्टडी करवाई जाएगी पूरी की पूरी बेटा, और उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवाई जाने वाली है हर चैप्टर के लिए बेटा। तो आपके मन में जिस भी चैप्टर को लेके जो भी डर है उस सबको निकाल दीजिए, क्योंकि इस सीरीज को देखने के बाद बेटा आपका कोई भी चैप्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रह जाएगा बेटा। ये सीरीज हम कंपटीशन एग्जाम तक केमिस्ट्री फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के लिए आपके लेने वाले हैं बेटा, और आप लोग इससे का फायदा उठाने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर बेटा। उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आइए बेटा, अपन पहला जो चैप्टर इसमें शुरू करने वाले हैं वो है मोल कॉन्सेप्ट। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस अगर अपन देखें तो बेटा कंसंट्रेशन टर्म से 5 सवाल आए हुए हैं, एटम मॉलिक्यूल आयंस की काउंटिंग से लेकर के भी 5 सवाल है, स्टोइकोमेट्री और परसेंटेज प्योरिटी के 5 सवाल है, लिमिटिंग रिएजेंट से 1 आ जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर से 1 आ जाता है, और एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास से भी 1 सवाल इसके अंदर आ जाता है बेटा। तो जिस सीक्वेंस में जिस वेटेज से ये सवालों की संख्या आई हुई है, मैं उसी वेटेज में इस सवाल को फॉलो करके बेटा आगे बढ़ रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स बच्चों। कंसंट्रेशन टर्म्स में आपने क्या किया कि इसको 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया बेटा। एक हिस्सा जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा वो कंसंट्रेशन, एक हिस्सा जो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है वो कंसंट्रेशन। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा मीन सीधी सी बात है कि उसके फॉर्मूला के अंदर कहीं भी वॉल्यूम टर्म नहीं आएगी बच्चों, वॉल्यूम टर्म नहीं आएगी। वेट परसेंटेज हो जाना है, वेट पीपीएम हो जाना है, मोलैलिटी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, और यदि बेटा ग्राम में लिया हुआ है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां आ जाता है मोल फ्रैक्शन बेटा। अगर अपन बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की, तो ए के मोल बाय टोटल मोल। अरे बात क्लियर है बेटा? अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकालना होता तो बी के मोल बाय टोटल मोल। फिर बेटा मोल फ्रैक्शंस का जो सम है ओवरऑल वो टोटल कितना रह जाना है बच्चों, 1, और मोल फ्रैक्शंस का जो रेशो है वो ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेशो ऑफ बेटा उनके मोल को रिप्रेजेंट कर देगा। ये वो वाली कंसंट्रेशन टर्म्स थी जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहे, और सिंपल सी बात ये ध्यान देने की है कि उनके फॉर्मूला में कहीं भी वॉल्यूम नहीं होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशंस की बात करें बेटा अपन, वेट वॉल्यूम परसेंटेज आ जाता है, वॉल्यूम परसेंटेज आ जाता है, मोलरिटी आ जाती है, नॉर्मेलिटी आ जाती है। अब एक छोटा सा यहाँ रिलेशन बेटा, मोल बराबर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, यहीं से लिया, वो अलग से इसलिए लिख दिया है क्योंकि आगे जाकर के सवालों में आपको बहुत सारे सवालों में मोल निकालना होता है, और वो वहां पर मोलरिटी और वॉल्यूम देके रखता है। तो बेटा जल्दी से फटाफट से अप्रोच कर सको इसलिए मैंने लिख दिया। ध्यान रखना इसको आगे के सवालों के लिए, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा। कंसंट्रेशन टर्म्स में बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आ जाता है, कौन सा, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स। सीधा सीधा पहला नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। यहां पर याद रखने के लिए ट्रिक याद रख सकते हैं आप, एन मतलब नानी ऑफ केमिस्ट्री और एम मतलब मम्मी ऑफ केमिस्ट्री, तो नानी बराबर मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर। स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन, एनसीईआरटी में सीधा इंटेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है इससे रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा, इससे सीधा न्यूमेरिकल बन सकता है बच्चों। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बराबर मोलरिटी बाय मोलरिटी प्लस 1000 बाय, विशेष ध्यान देने की बात है कि यहाँ मोलर मास किसका है बच्चों, सॉल्वेंट का है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन चैप्टर में भी है, यहां पर भी है, और बेटा बहुत ज्यादा बार इस फॉर्मूला से सीधे सवाल आ चुका है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोलरिटी वाला। नेक्स्ट जो रिलेशन आ जाता है बेटा इसके अंदर, मोलरिटी बराबर वेट परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और अगर यहीं पर आप वेट वॉल्यूम परसेंटेज ले लेते हैं तो यहां पर डेंसिटी टर्म नहीं आएगी बेटा। इन केस ऑफ डाइल्यूशन, ध्यान देना डाइल्यूशन का केस है, इसका सीधा अर्थ है कि आप सिर्फ पानी मिला रहे हो, सॉल्वेंट मिला रहे हो, बेसिकली कहूं तो सॉल्यूट मिला ही नहीं रहे आप लोग। तो बेटा
जब सोल्यूट मिला नहीं रहे तो सोल्यूट का अमाउंट तो फिक्स रहेगा, सोल्यूट के मोल तो फिक्स रहेंगे। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया अभी कि सोल्यूट के मोल निकालने के लिए बेटा आप क्या कर सकते हो, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो बेटा इनिशियल मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर यानी इनिशियल मोल ऑफ सोल्यूट बराबर फाइनल मोल ऑफ सोल्यूट रहेगा इन द केस ऑफ डाइल्यूशन, क्योंकि वहां आप सिर्फ क्या मिला रहे हैं बच्चों, सोलवेंट मिला रहे हैं, सोल्यूट मिला ही नहीं रहे। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में टू कन्वर्ट वन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इनटू अनदर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। मैं एक सवाल डिस्कस करता हूं, आपने देखा होगा बेटा, बहुत फेमस सवाल है। आपको एक दिया गया होता है 98% बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन, उसकी डेंसिटी दे देता है, ठीक है, और बोलता है कि इसकी इतनी मोलरिटी का इतना लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना वॉल्यूम यूज लिया जाएगा, कि इसका 5 मोलरिटी का 2.5 लीटर बनाने के लिए कितना वॉल्यूम यूज आएगा। अब ध्यान देना बेटा कि एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन जब बनाया जाता है तो वहां पर भी बच्चों मोल ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहते हैं। इसको दूसरा एग्जांपल से समझिए बेटा, कभी रूह अफ़ज़ा पिया आपने बेटा घर में, तो जो रूह अफ़ज़ा होता है उसमें आप क्या करते हो बेटा, वहां पर आपके पास में रूह अफ़ज़ा के अंदर एक गाढ़ा सॉल्यूशन बना होता है बेटा, गाढ़ा सॉल्यूशन बना हुआ है वहां पर आपके पास में। आप क्या करते हो, उस गाढ़ा सॉल्यूशन मींस कंसंट्रेटेड, उसका कुछ हिस्सा बाहर निकालते हो, वो सॉल्यूट के मोल आ गए बेटा। फिर उसमें आप मेकअप करने के लिए पानी और मिला देते हो, और पानी मिलाने के बाद एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन आप दूसरा तैयार कर लेते हो। यानी आपने देखा तो कि अपन ने एक फिक्स अमाउंट ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाहर निकाला, फिर उसमें अपन ने सिर्फ पानी तो मिलाया बाद में। यानी ये भी केस किसका हो जाएगा बच्चों, डाइल्यूशन का केस होगा। यहां भी आप क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, M1V1 बराबर M2V2। विशेष बात क्या, वो बेटे M2V2 सवाल में देता है, V1 आपसे पूछता है। और बेटा मैं आपको बता दूं कि अभी अपन ने लिखा मोलरिटी का वेट परसेंटेज की टर्म में रिलेशन ऊपर बेटा, कि वेट परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहां से आप उस सवाल को कवर कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट कुछ हिस्सा ये बेटा कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्शियली रिलेटेड है बेटा इक्विलिब्रियम से भी। अगर आप एसिड मिक्स कर रहे हो तो H प्लस कंसंट्रेशन बराबर N1V1 प्लस N2V2 बाय V1 प्लस V2 हो जाना है। बेस अगर आप मिक्स कर रहे हो तो ये रहेगा बेटा। और अगर एसिड के साथ बेस मिक्स कर रहे हो, एसिड के साथ बेस मिक्स कर रहे हो तो वहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। मान लीजिए आपने 10 ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस के ले लिए हैं और 5 ग्राम इक्विवेलेंट OH माइनस के ले लिए, तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से रिएक्शन होकर के 10 - 5 5 ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस के मिलेंगे। यानी जिसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे बेटा उसका अमाउंट बचेगा। वही लिखा मैंने कि यदि H प्लस के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है तो यहाँ रिमेनिंग में H प्लस का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। बातें क्लियर है। और अगर OH होता तो बेटा OH का कंसंट्रेशन आ जाता। क्लियर है यहाँ तक की बातें बेटा। अब यहां से अगर बेटा एक दो सवाल अपन लिखे यहां पर तो देखिएगा, पहला सवाल मैं लिख रहा हूं, समझिएगा, सोल्व करिएगा बेटा। फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। बेटा कई बार ये सवाल आ चुका है। देखिएगा क्या रहेगा इसके अंदर बच्चों, आपको मोलरिटी गिवन है, पहचानिए रिलेशन, और बात चल रही है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यहाँ सोल्यूट कौन है बच्चों, ग्लूकोज है। तो क्या रिलेशन रह जाना है बेटा इसके अंदर कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो कि ग्लूकोज है बराबर, बोलते जाओ, मोलरिटी बाय मोलरिटी प्लस 1000 बाय मोलर मास किसका बच्चों, सॉल्वेंट का। और यहां पर बेटे एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, पानी हो जाना है बेटे। तो क्या रहेगा बोलो, मोलरिटी बाय मोलरिटी प्लस 55.5, क्योंकि पानी का जो मोलर मास है वो कितना हो जाना है बेटा, 18। तो यहां से सीधा सीधा फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा। 5 मोलरिटी गिवन है बाई 5 प्लस 55.5। क्या ये रिलेशन क्लियर है बच्चों आप लोगों को? बहुत फेमस एग्जांपल है, सीधे सवाल आता है यहाँ से। क्लियर है बच्चों को? एक और सवाल बेटा मैं यहाँ लिखूंगा, एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है। क्या डेंसिटी ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, पूछा गया है फाइंड आउट इट्स मोलरिटी। स्मॉल m मतलब मोलरिटी पूछा गया बेटा। बेटे क्या रिलेशन था, बोलिए, बोलने से याद होगा बेटा। मोलरिटी बराबर
मोलरिटी इंटू 1000 बाई डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास किसका बच्चों, सोल्यूट का। ध्यान रखिएगा इस चीज का बेटा। तो यहां से मोलरिटी कितनी हो गई बेटे 5, ये 1000, डेंसिटी आपको 1.5 गिवन है इंटू 1000 माइनस, हाँ बेटा बोलते जाओ फटाफट से। अब मोलरिटी कितनी हो गई बच्चों 5, और NaOH का मोलर मास कितना हो जाएगा 40। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, ये जो दोनों रिलेशन के मैंने सवाल लिए हैं, मतलब इतने ज़्यादा बार आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। बाकी थोड़े बहुत सवाल आप आराम से PYQ सोल्व करिए, वहाँ से और कवर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये थे कंसंट्रेशन टर्म्स के सवाल, सॉल्यूशन चैप्टर में भी हैं और इसके अंदर ही बेटा। आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरा हिस्सा आ जाता है यहाँ पर बेटा, जो एटम मॉलिक्यूल आयंस की काउंटिंग वाले सवाल आते हैं। मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली मैं कहूँ वहाँ से रिलेटेड बेटा। 1 मोल 6 × 10⁻23 स्पीसीज हो गया। मोल निकालने के लिए अगर आपको वेट दिया हुआ है तो डिवाइड बाय मोलर मास नंबर दिया है तो डिवाइड बाय Na। वॉल्यूम अगर ml में दिया हुआ है तो 22,400 से डिवाइड होगा, और यदि लीटर में दिया हुआ है तो 22.4 से। विशेष बात क्या ध्यान रखने की है कि ये वाला बेटे सबके लिए अप्लाई नहीं होगा, ये लगेगा गैस या वेपर के लिए, और वो भी कौन सी परिस्थितियों में बच्चों, STP परिस्थिति में। ये विशेष ध्यान रखिएगा बेटा कि जो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है वो गैस या वेपर के लिए, वो भी STP पर ही अप्लाई होगा। बात क्लियर है बेटा। कुछ और छोटी छोटी बातें यहाँ से जो काम आनी है आपके बेटा पहचानने में, सवाल को सीखने में। क्या कि ग्राम मोल लिखा हो या मोल लिखा हो एक ही बात है, एक ही बात होती है। ग्राम मोल बोले या मोल बोले एक ही बात होती है बेटा। बच्चा क्या करता है, उसने लिखा 5 ग्राम मोल, अब बच्चा उसको सिर्फ 5 ग्राम लेकर सोल्व कर रहा है तो सवाल गलत हो जा रहा है उसका। 5 ग्राम मोल लिख दिया एक साथ कंटिन्यूएशन में, तो इसका मतलब वो 5 मोल ही है बेटा। एक और चीज, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, इनका भी अर्थ बेटे मोल ही है। तो फिर फर्क क्या है तीनों में, समझिएगा। अगर मैंने बोला कि 2 ग्राम एटम ऑक्सीजन, 2 ग्राम एटम ऑक्सीजन, 2 ग्राम एटम एक साथ लिखा है तो मोल है, और क्योंकि मैंने ग्राम एटम बोला तो बेटे एटॉमिक ऑक्सीजन है O। अगर मैंने कहा होता 2 ग्राम मोलिक्यूल ऑक्सीजन, 2 ग्राम मोलिक्यूल ऑक्सीजन, तो बेटे वहां पर क्या O2 आ जाता। अरे मेरी बात समझ रहे हो आप लोग। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाती है बेटे कि अगर आपको वेट AMU की टर्म्स में दे दिया जाए तो बच्चों AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए या तो आप Na से डिवाइड करिए या फिर 1.66 × 10⁻24 से मल्टीप्लाई करिए, तो वो AMU का जो वेट दिया हुआ है वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वॉल्यूम वाली जो टर्म है ना वो सिर्फ गैस और वेपर के लिए लगेगी। मैंने अगर कहा सुनना वाटर, तो वाटर नेचर में आप कैसा देखते हैं, वेपर में देखते हैं या फिर लिक्विड फेज में बेटा। अरे आपसे अगर कोई 1 गिलास पानी मांगता है तो आप क्या उसकी वेपर बना के थोड़ी देंगे उसको, लिक्विड फेज में देंगे। अब अगर वो लिक्विड फेज में है तो ये तो अप्लाई होगा नहीं बेटा। हाँ, अगर आपने वाटर वेपर बोला, वाटर वेपर बोल दिया तो आप बिल्कुल 100% ये अप्लाई कर दीजिए अगर STP परिस्थिति आए तो, लेकिन वाटर के लिए ये अप्लाई नहीं होगा। तो करें क्या बेटे, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml या 1 ग्राम पर cc, एक ही बात है बेटा। अब डेंसिटी का फॉर्मूला, ऊपर मास आ गया नीचे वॉल्यूम आ गया। अगर डेंसिटी 1 है तो इसका मतलब मास और वॉल्यूम क्या हो गए, इक्वल हो गए बेटा। मेरी बात समझ रहे हो। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होने से क्या होगा कि इसका मास और इसका वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं पानी के लिए जिसकी डेंसिटी 1 है उसके लिए कि इसका 1 ml जो है वो ही 1 ग्राम के बराबर होगा। या ये कह दीजिए कि आप बेटा इसका 1000 ml अगर है तो आप इसका 1000 ग्राम यूज ले लीजिए। अगर उसने बोला कि भैया 1000 ml वाटर है तो आप 1000 बाई 22,400 नहीं लगा सकते हो। वाटर अलग बात, वाटर वेपर अलग बात बेटा। अगर सिर्फ वाटर बोला 1000 ml तो फटाफट से उसको पहले वेट में कन्वर्ट कर लीजिए 1000 ग्राम लिखकर, फिर मोल निकालने के लिए डिवाइड बाय पानी का मोलर मास आ जाएगा। डिफरेंस क्लियर है बच्चों आप लोगों को। नेक्स्ट एक और टर्म आपने सुनी होगी बेटे, वेपर डेंसिटी। सुनिएगा अब बेटा, वास्तव में वेपर डेंसिटी निकाली कैसे जाती है, बहुत सिंपल सी चीज है। वेपर डेंसिटी निकालने के लिए बेटा ऊपर आ जाता है स्पीसीज का मोलर मास और नीचे डिवाइड कर देते हो हाइड्रोजन के मोलर मास से। एक्चुअली वेपर डेंसिटी एक रिलेटिव वेपर डेंसिटी है बेटा, तो हाइड्रोजन के रिलेशन में निकाली गई है और हाइड्रोजन का जो रिलेटिव मोलर मास है वो है 2 ग्राम पर मोल। अरे क्या मेरी बात समझ रहे हो आप लोग। अब मैं यहाँ पर ये क्या समझा रहा हूं कि कभी कभी कुछ पढ़ने वाले बच्चों को एक तकलीफ मन में रहती है
क्या कि सर वेपर डेंसिटी जब वो सवाल में देता है तो वो यूनिटलेस होती है, और जब आप स्पीसीज का मोलर मास निकालते हो तो फिर उसके अंदर ग्राम कहां से आ जाता है। एक्चुअली देखिएगा इधर, जब आप वेपर डेंसिटी निकाल रहे हो तो ऊपर मोलर मास भी बेटा किस यूनिट में, ग्राम पर मोल, और नीचे हाइड्रोजन का मोलर मास वो भी किस यूनिट में, ग्राम पर मोल में। तो बताइए ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल कैंसिल आउट हुआ ना, यानी वेपर डेंसिटी यूनिटलेस है। अरे मेरी बात समझ रहे हो आप लोग। लेकिन जब आप मोलर मास निकालोगे तो ये वेपर डेंसिटी इससे मल्टीप्लाई होना है बेटा, और ये ग्राम पर मोल जो आना है हाइड्रोजन का 2 ग्राम पर मोल, उससे मल्टीप्लाई होकर इसके अंदर वेट आ जाता है। बात क्लियर है बच्चों को। बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से यहां पर कुछ रिलेशन है बेटा, कि अगर आपके पास में मोल आ चुके हैं, आपने मोल निकाल लिए, उसके बाद यदि आपको नंबर ऑफ स्पीसीज निकालनी है तो आप सीधे उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, Na से बेटा। सीधा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बोलो, Na से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपके पास मोल आ चुके और आपको क्या निकालने हैं बेटे बोलो, नंबर ऑफ स्पीसीज। क्या पहला पॉइंट क्लियर है बेटा। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो बेटे उस स्पीसीज के मोल को Na के साथ साथ एटोमिसिटी से भी मल्टीप्लाई करना होगा कि पर स्पीसीज कितने एटम है। जैसे अगर मैं कहूं CH4 तो CH4 में कितने एटम्स है बेटा, 5, तो ये इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो इंटू Na इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर स्पीसीज। अगर प्रोटॉन निकालने हो बेटा तो वही Na इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन पर स्पीसीज। यहां पर न्यूट्रॉन निकालने हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर स्पीसीज। अगर बेटा आपको वॉल्यूम इन लीटर निकालना है तो मोल आने के बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.4 से बेटा। अगर आपको बेटा ये कौन सी परिस्थिति होगा, STP में बेटा। अगर आपको वेट इन ग्राम निकालना है तो आप मोल आने के बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों किससे, मोलर मास से। और अगर चार्ज इन कूलाम निकालना है तो मोल आया, उसे बेटा आप क्या करिएगा, Na से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ स्पीसीज आ गई। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से, जो 1 यूनिट चार्ज है। उसके बाद साथ में मल्टीप्लाई होगा बेटा किससे, यूनिट चार्ज ऑफ स्पीसीज से। कहना क्या चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए सल्फेट है तो सल्फेट का कितना यूनिट चार्ज है बेटा, 2 है, तो ये साथ में 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है बच्चों आप लोगों को। एक आधा सवाल अपन देख लेते हैं बेटा। वैसे इस सीक्वेंस को फॉलो करके आप PYQ सोल्व करिए, आपसे ज्यादातर मैक्सिमम सवाल बन जाने, सारे बन जाने हैं बेटा। फिर भी एक सवाल अगर अपन लिखें, क्या, विच ऑफ फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, विच ऑफ फॉलोइंग है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। एक ऑप्शन दे दिया आपको बेटा 5.6 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, 5.6 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। एक आपको दे दिया गया है 1 ml ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों। एक आपको दे दिया गया है 3 इंटू 10⁻20 AMU ऑफ हीलियम, और एक आपको दे दिया गया बेटा 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, ठीक है। सबसे पहले अपन बेटा क्या करें कि यहां वेट दिया हुआ है तो पहले मोल निकालने के लिए वेट को डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड बाय मोलर मास। ब्यूटेन क्या रहेगा बेटा, C4H10। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा, 12 4 48, 48 और 10 कितना हो गया बेटा, 58। ये क्या है, इसके मोल। जाना कहां तक है, नंबर तक, तो इंटू Na। लेकिन ये नंबर अभी स्पीसीज के आएंगे, कौन सी स्पीसीज है बच्चों, ब्यूटेन की। लेकिन आपसे नंबर ऑफ स्पीसीज पूछा है कि नंबर ऑफ एटम्स, तो आप इसको एटोमिसिटी से भी मल्टीप्लाई करिए, और एटोमिसिटी बेटा कितनी हो जाएगी इसकी, 14। तो अप्रोक्स अगर कहूं, अप्रोक्स कहूं तो 1.4 Na के आसपास आ रहा है। 1 ml ऑफ वाटर सीधे आप 22,400 से डिवाइड मत कर देना, फिर कह रहा हूं सिर्फ वाटर लिखा हुआ है। तो बेटा इसको मोल में बदलने के लिए आप डिवाइड करेंगे किससे, 22,400 से। नहीं, जल्दीबाजी में मत कर देना, वाटर वेपर अलग बात, वाटर अलग बात। 1 ml पानी है मतलब 1 ग्राम है,
और उसे पहले मोल में बदलने के लिए बेटा इसको हटा दूं, 18 से डिवाइड कर दूं तो क्या ये मोल आ गए, और उसको नंबर में बदलने के लिए मल्टीप्लाइड बाय Na, और एटोमिसिटी वाटर की H2O की कितनी रह जानी है बेटा 3। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? यहां पर ध्यान दीजिएगा, AMU दिया हुआ है और AMU को पहले आप ग्राम में बदलेंगे, 3 × 10⁻20 जो है बेटा ग्राम में बदलने के लिए डिवाइड बाय Na, और या फिर बेटा 6 × 10⁻23। समझ रहे हो मेरी बात? उसके बाद डिवाइड बाय मोलर मास, बेटा हीलियम का मोलर मास कितना रह जाना है 4। समझ रहे हो मेरी बात? उसके बाद नंबर के लिए मल्टीप्लाइड बाय Na, और एटोमिसिटी इसकी तो एक ही है बच्चों। समझ आया? AMU को ग्राम में बदला, पहले 6 × 10⁻23 से डिवाइड करके, फिर बेटा उसको मोल में बदला 4 से डिवाइड करके, मल्टीप्लाई किया Na से तो नंबर आ गए, और 1 से किया तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए। ये पहचानो, ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ लिखा हुआ है, यानी ये मोल है। अरे समझ रहे हो क्या? क्या ये मोल, यानी आपको 3 मोल दिए मैं सीधे किसके, ओजोन के बेटा। तो मोल को यदि आप इसके अंदर बच्चों, मोल को यदि नंबर में बदलें तो मल्टीप्लाइड बाय Na, और एटोमिसिटी कितनी हो जानी है इसमें साथ में 3, तो ये आ गया 9 Na। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा क्या 9 Na के आसपास कोई भी है क्या इनमें से? नहीं है, ये लगभग 1.4 Na था, ये Na/6 हो गया, ये तो काफी कम वैल्यू रह जाएगी इसकी बेटा। भाई Na से अगर आप इसे कैंसिल कर दें तो बच्चे को लगेगा कि सर 3 × 10⁻20 ये तो बहुत सारा है। वो क्या करता है, Na को हल्के में ले लेता है बेटा। अरे Na अकेला ही 6 × 10⁻23 के बराबर है। बच्चा भावुकता में, जल्दीबाजी में बेटा इसमें गलत कर लेता है। समझ रहे हो मेरी बात? वो Na को छोटी टर्म समझता है, बोलो ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अरे भैया यहाँ का Na कैंसिल हो चुका है। समझ रहे हो? ये लार्ज वैल्यू नहीं है बेटा। यहाँ सबसे ज्यादा कौन सा आ जाएगा बेटे, 9 Na वाला केस। तो ये थे एटम मॉलिक्यूल आयंस की काउंटिंग का सवाल बेटा। बाकी आप ईमानदारी से PYQ जरूर सोल्व करिए बेटे। नेक्स्ट आ जाता है AMU को लेकर के कुछ बातें लिखी हैं कि एक AMU क्या होता है बेटा, कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 पार्ट। कार्बन 12 के एक एटम के मास का कितना पार्ट बेटा, 1/12 पार्ट। और एक AMU को अगर ग्राम में बदलना हो तो या तो Na से डिवाइड करिए या 1.6 × 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात करें बेटा मोलर मास की, तो मोलर मास क्या होता है एक्चुअली, मास ऑफ 1 मोल स्पीसीज। ठीक है, जैसे अगर मुझे मोलर मास ऑफ कार्बन 12 निकालना है तो क्या रहेगा, 12 AMU किसका वेट है बेटा, कार्बन के एक एटम का। कार्बन के एक एटम का मास है 12 AMU। आपको क्या करना है, कार्बन के 1 मोल का मास निकालना है। 1 मोल का मास निकालना है तो क्या करोगे भाई, एक एटम का मास इंटू 1 मोल में कितनी स्पीसीज है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा एक एटम का मास 12 AMU और नंबर ऑफ स्पीसीज इन 1 मोल। अब बेटे 12 AMU को अगर बेटा मैं ग्राम में बदलूं तो क्या जाएगा, 12/Na ग्राम। और 1 मोल में स्पीसीज कितनी होती है, Na, तो Na से Na कैंसिल आउट, ये आ गया 12 ग्राम। क्या कह रहा हूं कि 12 AMU एक एटम का मास था और 12 ग्राम 1 मोल का मास है। यहां मेरा टारगेट आपको यह सवाल सिखाना नहीं है, सवाल दूसरा सिखाना है जो नीट में आ चुका है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या सीखा आपने कि अगर आपको 1 मोल का मोलर मास निकालना है तो बेटा क्या करो, एक स्पीसीज के मास को नंबर ऑफ स्पीसीज इन 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सवाल क्या रहा वो देखेगा। इफ वी इमेजिन 6 × 10⁻20 स्पीसीज इन 1 मोल। ओहो, होती तो 6 × 10⁻23 है, यहाँ इमेजिन कर ली गई है कितनी बेटा, 6 × 10⁻20, यानी जितनी होनी चाहिए 1 मोल से उससे कम इमेजिन कर ली है। तो उसका वेट कितना आ जाएगा, मोलर मास कितना आएगा बेटा, तो कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU। अरे समझ लो बेटा, और 1 मोल में स्पीसीज कितनी है उससे मल्टीप्लाई करते, स्पीसीज इन बोलो 1 मोल। अब बेटे ये 12/6 × 10⁻23 हो गया, एक ही बात है ना। और यहां पर 1 मोल में होती तो 6 × 10⁻23 है, पर सवाल में दिया हुआ है कि भैया इतनी ही लेके चलो, 6 × 10⁻20 ही लेके चलो। यानी बेटा देखिए तो स्पीसीज में यहां पर कार्बन का मोलर मास कम हो गया है। क्यों हो गया, अरे सिंपल सी बात है, 1 मोल में पहले बेटा मान लीजिए आप सिंपल एग्जांपल हो, 1 मोल में मान लो आप 20 काउंट कर रहे हो, तो 20 का जो वेट है, और अगर आप 15 काउंट कर रहे हो तो 15 का वेट 20 से कम आएगा कि नहीं आएगा, सीधी सी बात है। 1 मोल में स्पीसीज कम ले ली अगले ने तो वेट कम हो जाएगा, ज्यादा लेता तो ज्यादा आ जाता। क्या सवाल क्लियर आप लोगों को? नेक्स्ट आ जाता है एवरेज एटॉमिक मास। भाई जितने भी आइसोटोप है उन सबका एवरेज लेकर के चलना होता है अपन को। फॉर्मूला क्या जाता है बेटा एवरेज एटॉमिक मास का, M1x1 M2x2
M3X3 जितने भी आइसोटोप है X1 प्लस X2 प्लस X3। अरे बात क्लियर है बेटा। यहाँ पर X1 X2 X3 क्या है, उनकी परसेंटेज अबंडेंस बोल सकते हो नेचुरल में जो आइसोटोप्स की पाई जाती है। एक सिंपल उदाहरण लूँ, जैसे कहा जाता है कि M200 वाला है, M202 है, उसी का एक और आइसोटोप है M204। ये तीन आइसोटोप है एक एलिमेंट के, एक का परसेंटेज है 90, एक का परसेंटेज है बेटा 8% और एक का परसेंटेज है 2%। तो इसका जब आप एवरेज मास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटे, 200 वाले का कितना परसेंटेज है 90, बोलते जाओ, प्लस बच्चे 202 वाले का 8% है और 204 वाले का 2% है और टोटल परसेंटेज कितना हो गया 100। यहां से इसका एवरेज मास आ जाएगा, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। मेन चीज यहां जो मुझे बतानी है एक और, फॉर्मूला मास। एक्चुअली बेटा फॉर्मूला मास जो होता है वो आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। अब आयनिक कंपाउंड कौन होते हैं, वहां जहां मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन हो रहा है वो स्पीसीज आयनिक कंपाउंड बना रही है। सीधा एग्जांपल लूं तो NaCl। अब अलग से फॉर्मूला मास टर्म क्यों यूज आई, उसका कारण है बेटे, आयनिक कंपाउंड के साथ समस्या क्या होती है कि वो एक डिस्क्रीट फॉर्म में कंप्लीट नहीं होते, कि जैसे Na+ है, इधर Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, इधर Na+ आ जाएगा अट्रैक्शन में, इधर Na+ आ जाएगा, Na+ आ जाएगा, Na+ आ जाएगा। तो एक NaCl पे ये कंप्लीट नहीं होता, ऐसे कंटिन्यूटी में चलता ही रहता है, डिस्क्रीट फॉर्म में कंप्लीट होता ही नहीं है। कहना क्या चाहता हूं, जैसे CH4 का एक मॉलिक्यूल आपने लिया, तो बेटा जो CH4 का एक मॉलिक्यूल लिया और दूसरा मॉलिक्यूल लिया, वो आपस में किसी बॉन्ड से ऐसे जुड़े हुए थोड़ी है बेटा। CH4 का एक मॉलिक्यूल इस डिस्क्रीट फॉर्म में कंप्लीट हो गया, दैट्स ऑल। तो यहां आप मॉलिक्यूलर मास ले सकते थे पर यहां नहीं ले सकते। यहां आपको क्या लेना पड़ा बेटा, इसका फॉर्मूला मास, एक तरह से इंपेरिकल फॉर्मूला टाइप कंडीशन में लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा, क्योंकि ये डिस्क्रीट फॉर्म में अवेलेबल होते ही नहीं है बेटा। बात क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके बाद में स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट और परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेशन के सवाल। बच्चों देखो इसमें थ्योरी के नाम पे डायरेक्ट कुछ भी नहीं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, तो मैं भी यहां पर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही डिस्कस करने वाला हूं जिससे चीजें और बेटर वे में आपको क्लियर हो सके। पहला कौन सा आ जाता है बेटा इसमें, कंबशन रिएक्शंस। कंबशन रिएक्शंस में बेटा रिएक्शन विद ऑक्सीजन करवानी है आपको, जितना भी अमाउंट चाहिए पूरी ऑक्सीजन अवेलेबल होती है यहाँ पर। अगर स्पीसीज में कार्बन हो तो CO2 में बदलता है, और स्पीसीज में यदि हाइड्रोजन हो तो किस में बदलता है बेटे, H2O में। और बैलेंसिंग का जो सीक्वेंस चलता है वो क्या चलता है, C देन H देन O। मीन सबसे पहले कार्बन बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है, देन आपको क्या बैलेंस करना है इसमें, ऑक्सीजन। बहुत सिंपल से दो सवाल मैं यहाँ लेके आया हूँ ताकि आपको प्रॉपर मैं डिफरेंस सिखा सकूं। देखो बेटा इसके साथ साथ आपको क्या करना है, PYQ जरूर सोल्व करना है, और क्वेश्चंस की सीरीज भी हम साथ में लाएंगे ही सही, तो बेटा वहां पर वो अलग से आएंगे। ये एक तरह से थ्योरेटिकल हिस्सा चल रहा है, कुछ कुछ सवाल डिस्कस हो रहे हैं माइनर से, ताकि एक बार डिफरेंशिएशन आपको डिफरेंशिएट करके सिखाया जा सके बेटा। फाइंड आउट रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP फॉर बर्निंग ऑफ 3 मोल ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या रहा, C4H10। बेटे बर्निंग मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, कार्बन यदि है तो CO2 बनेगा और हाइड्रोजन है तो H2O बनेगा। अब बैलेंस करिए, पहले कार्बन को, 4 कार्बन है तो 4 CO2, 10 हाइड्रोजन है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन गिनिए बेटा, 4 2 8, 8 और 5 13 हो गए बेटा। तो यहां लग जाएगा, 2 पहले से हैं तो 13/2। क्या मेरी बात क्लियर है, 4 2 8 5 13 हो गए, 13/2 लग जाएगा क्योंकि 2 पहले से थे। ले देखिए ये क्या कह रहा है कि इसके 1 मोल के लिए इसके 6.5 मोल रिक्वायर्ड है। अरे बोलो भाई, तो बेटा इसके 3 मोल के लिए इसके कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, 3 × 6.5 मोल। लेकिन सवाल में आपसे इसके मोल ना पूछकर वॉल्यूम पूछा गया है, तो बेटा क्या करूं, मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर। बेटा STP कंडीशन है तो मोल आने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 22.4 से। क्या ये सवाल बहुत सिंपल सा सवाल, क्लियर है बच्चों। अब इस सवाल में और इस सवाल में डिफरेंस सीखो। फाइंड आउट रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP एट ए गिवन टेम्परेचर प्रेशर फॉर बर्निंग ऑफ 3 लीटर ब्यूटेन। यहाँ STP था, यहाँ गिवन टेम्परेचर प्रेशर बोल दिया। यहाँ 3 मोल के लिए आवश्यक पूछा था, यहाँ 3 लीटर के लिए आवश्यक पूछ लिया है। डिफरेंस समझ रहे हो आप लोग बेटा। इक्वेशन सेम रहनी है, कोई डिफरेंस नहीं है इक्वेशन में बेटे। वही ब्यूटेन लिया है मैंने यहाँ भी एग्जाम्पल में,
बस फर्क ये है कि यहां 1 मोल की चर्चा चल रही थी, यहां अगले ने डायरेक्ट ही वॉल्यूम दे दिया है। और बेटा ध्यान दीजिए, गैलुसैक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम क्या कहता है कि अगर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर हो, टेम्परेचर प्रेशर सेम लिया जाए, तो वास्तव में आप मोल को ही वॉल्यूम के रेशो को मोलर रेशो की तरह यूज ले सकते हो। डायरेक्ट आप मोल निकाल के सोल्व करोगे 22.4 से, तब भी वही रहना है, वैसे कर भी नहीं सकते, एसटीपी दिया हुआ नहीं है। आप डायरेक्ट यूज ले सकते हैं। क्या यूज ले सकते हैं कि 1 लीटर के लिए 6.5 लीटर यूज आ रहा है, तो बेटा सीधा 3 लीटर के लिए कितना यूज आ जाएगा, 3 इंटू 6.5, दैट्स ऑल, सवाल खत्म। ध्यान देना, ये तब अप्लाई होगा जब टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सेम ली गई हो। अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है, सिर्फ उसी परिस्थिति में आप बेटे वॉल्यूम को किसके रेशो की तरह काम में ले सकते हो, मोल के रेशो की तरह काम में ले सकते हो। क्यों भाई, पीवी बराबर एनआरटी। सुनिएगा बेटा, तो यहां से क्या रह जाना है, आर तो गैस कांस्टेंट होता ही है, टेम्परेचर और प्रेशर भी कांस्टेंट ले लिया गया, यानी रिलेशन डायरेक्टली वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल आया कि नहीं आया बेटे, इसलिए यूज ले लिया आपने। बात क्लियर है बच्चों यहां तक कि आप लोगों को? एक और सवाल आ जाता है बहुत सिंपल सा, लिमिटिंग रिएजेंट का। वो सिंपल सी रिएक्शन मैंने ली है, एनसीईआरटी का सवाल है। ए रिएक्शन इज कैरिड आउट बिटवीन 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लें, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, और बैलेंस तो करना ही होगा। उसके बाद आप इनिशियल मोल लिखेंगे यहां पर, इनिशियल मोल बेटा। अब हाइड्रोजन के मोल देखिएगा बेटा, कितने, 8 ग्राम दिया हुआ है, वहीं पर क्वेश्चन में उसके मोल निकाल लो बेटा। मोलर मास H2 का 2 होता है, तो इसके मोल कितने आ गए, 4 मोल। तो हाइड्रोजन के मोल कितने हैं, 4। कुछ बच्चे तो यही गलती कर देते हैं, इस 8 को डिवाइड कर देते हैं 2 इंटू 2 4 से। अरे भैया, मोल निकालने में इस 2 का कोई रोल नहीं है बेटा, इसलिए कहा कि वही निकाल लिया करो मोल, सवाल की लैंग्वेज में। ऑक्सीजन का मोलर मास 32 है, कितना मोल आ गया बेटा, 1 मोल, ये लिख दिया आपने 1 मोल। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर LR निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है बेटा। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, जो भी गिवन मोल है उसे डिवाइड करो स्टोइकोमेट्रिक मल्टीपल से। 4 मोल थे, 2 से डिवाइड करा, इसका 1 मोल था, इसको 1 से डिवाइड करो। यहां पर बेटा वैल्यू आई 2, यहां वैल्यू आई 1, जो छोटा मिला वो ही LR है। यहां ये छोटा मिला, ये ही LR है, और LR बेटा जितना भी अवेलेबल हो वो सब कंज्यूम कर देना है पूरा। अब आगे आपको स्टोइकोमेट्री फॉलो करनी है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमिंग अमाउंट ऑफ LR। यहां इसका 1 मोल चला गया, तो बेटा इसके 1 के रेस्पेक्ट में इसके 2 चले जाएंगे, तो 4 थे, 4 में से बेटा देखो इसका 1 गया, तो इसके कितने जाएंगे, 2 चले जाएंगे, यानी आपके पास इसके बच गए 2 मोल। अरे मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? और आपसे पूछा भी क्या है, द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट। तो बेटा यहां पर ये तो LR था, ये तो कुछ बचेगा ही नहीं, और एक्सेस रिएजेंट कौन था फिर, हाइड्रोजन, और इसका कितना मोल बच गया, 2 मोल। अगर आप उसको वेट में कन्वर्ट करो, तो बेटा वेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको इसके मोलर मास 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसका मोलर मास कितना हो गया बेटा, 2 ग्राम। कुल मिलाकर के आपका ये आंसर आ जाएगा। क्या समझ आया इसके अंदर बेटा तरीका, कि जो मोल थे उन्हें आप स्टोइकोमेट्री से डिवाइड कर दीजिए रिएक्शन के ऊपर, जो छोटा मिले वो ही LR है, जो LR है उसे 100% कंज्यूम कर दीजिए। उसके बाद स्टोइकोमेट्री फॉलो करिए अकॉर्डिंग टू कंज्यूमिंग अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चों परसेंटेज प्योरिटी के सवाल काफी ज्यादा है हुए, और इसे समझाने का एक ही तरीका है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करें, वो ही मैं यहां पर लिख रखा हूं बेटा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस है यहां पर। पहला सवाल कर रहा है 200 ग्राम ऑफ 80% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट हैव बीन थर्मली डिकम्पोज्ड, देन फाइंड आउट वेट ऑफ रिलीज्ड CO2। कैल्शियम कार्बोनेट अगर डिकम्पोज होगा तो CaO प्लस CO2 बनाएगा। आपको दे दिया गया इसका 200 ग्राम, लेकिन यह भी कह दिया गया कि भैया पूरा प्योर नहीं है, सिर्फ 80% प्योर है। तो बेटा 200 ग्राम का अगर 80% प्योर है तो आपको अवेलेबल कितना होगा, 80% मतलब 80/100, 160 ग्राम ही अवेलेबल होगा। इसका अवेलेबल अमाउंट 200 नहीं है, 160 ही है। और मोल में बदलने के लिए बेटा मोलर मास इसका 100 हो गया, 1.6 मोल आ गए इसके। और स्टोइकोमेट्री ये कहती है कि अगर इसका 1 जाता है तो इसका 1 बनता है, 1.6 मोल गया तो इसका भी 1.6 मोल बनेगा, और वेट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। पहला सवाल क्लियर है। दूसरा सवाल देखिएगा बेटा,
फाइंड आउट रिक्वायर्ड वेट ऑफ 80% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2। इक्वेशन तो बेटा मैं वही फॉलो करवा रहा हूं यहां पर, ताकि आप डिफरेंस सीख सको बेसिकली। इसने ये कहा कि भैया इसका रिक्वायर्ड वेट बताइए, क्या प्रोड्यूस करने के लिए 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करनी है। तो बेटा इसने यहां इसकी जानकारी दी है आपको 44 ग्राम, मोल में कन्वर्ट करने के लिए 44 से डिवाइड करिए, इसका 1 मोल आया। और स्टोइकोमेट्री ये कहती है कि इसका 1 बनाने के लिए इसका 1 जाएगा, यानी इसका 1 मोल को बनाने के लिए इसका 1 मोल रिक्वायर्ड होगा। अब बेटा 1 मोल का वजन आ गया 100 ग्राम। अब मुद्दा यह है कि भैया उसने कहा कि सवाल में सिर्फ 80% प्योर सैंपल है, तो कितना लाना होगा कि आपको बेटा कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, कितना लेके आओगे मार्केट से, कितना खरीद के लाओगे। अब बच्चा यहाँ जल्दीबाजी में बोलता है कि सर 80% प्योर है तो 100 का 80 ले आओ, 80 ग्राम ले आओ। बस यही तो गलती हो रही है बेटा, यही तो गलती हो रही है। अरे आप खुद थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ बेटा। आपको चाहिए था 100 और आपको ये पता है कि जो मार्केट में मिल रहा है वो पूरा प्योर नहीं है, और आप मार्केट से 80 ले आए। चाहिए था 100 ले आए 80, वहीं गड़बड़ हो गई। समझ रहे हो मेरी बात बेटा। अरे भैया आपको रिक्वायर था 100 और वो 80% प्योर मिल रहा है मार्केट में, आपको 100 सेव चाहिए, और एक एप्पल की पेटी के अंदर बेटा 100 सेव हैं, लेकिन उसमें से 80 ही सही हैं। तो आप क्या एक मतलब 80 सेव ले आओगे घर के? 100 सेव चाहिए, लेके 80 आ गए, काम कैसे चलेगा? समझ रहे हो मेरी बात बेटा। तो मुद्दा यहाँ ये है, अब सुनना अच्छे से, कि चाहिए 100 और ये पता है कि जो खरीद रहे हैं वो पूरा प्योर नहीं है, जितना लाएंगे उसमें से कुछ वेस्टेज भी जाएगा, तो मार्केट से कुछ ज्यादा नहीं लाओगे क्या जितना चाहिए उससे, ताकि फाइनली वेस्टेज निकलने के बाद भी अपने पास अमाउंट बच जाए। मेरी बात समझ रहे हो बेटा। तो यूनिटरी मेथड क्या लगेगा बेटे? यूनिटरी मेथड ये लग जाना है, देखना अच्छे से बेटा, 80% प्योर है, मतलब 80 के लिए आपको 100 खरीदना होगा मार्केट से। तो एक के लिए कितना खरीदना होगा बेटा? 100/80, और 100 के लिए कितना खरीदना होगा? 100/80 इंटू 100। कुछ ज्यादा अमाउंट मार्केट से लाना होगा, तब जाकर आप तक पहुंचेगा। तो बोलो पिछले सवाल में और इस सवाल में डिफरेंस है, वहां वेट आपको रिक्वायर्ड करके पूछा नहीं गया, दे दिया, और यहां पर बेटा दिया नहीं है, पूछा है कि भैया कितना खरीदोगे। डिफरेंस समझ आया बेटा। अगला सवाल क्या कह रहा है? 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैव बीन थर्मली डिकम्पोज्ड टू प्रोड्यूस 66 ग्राम ऑफ CO2। फाइंड आउट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इक्वेशन तो वही है। अब यहां समस्या ये हो गई कि भैया इसका 200 ग्राम दे दिया और इसका 66 ग्राम दे दिया, चले किससे? बच्चा टेंशन में, फिर चलना किससे है मेरे को? ध्यान देना, जब भी परसेंटेज प्योरिटी अगर किसी की पूछी गई है तो उससे कभी ना चले, क्योंकि उसका तो अपन को पता ही नहीं है कि 200 ग्राम में से प्योर है कितना, काम का कितना है। आपसे इसकी परसेंटेज प्योरिटी पूछी गई है तो भैया इसको लेके मत चलो, फिर दूसरे से चलो, और इसके 66 ग्राम को मोलर मास 44 से डिवाइड करोगे तो 1.5 मोल आ गया। अब इसका 1.5 मोल बनाने के लिए इसका भी 1.5 मोल रिक्वायर रहा होगा, और 1.5 मोल के लिए जो वेट लगा, मोलर मास 100 है, तो 150 ग्राम रिक्वायर हुआ होगा। यानी वास्तव में 200 में से रिएक्शन तो 150 ग्राम ही कर रहा है, जो काम का है, जो प्योर है। तो यहाँ परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी बेटा? 150/200 इंटू 100। क्या बच्चे सवालों में तीनों का डिफरेंस समझ आया? बहुत अच्छे से इन्हें दोबारा सोल्व करना आप लोग बेटा। अब अगला जो सवाल है वो अलग से एक टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है, उसी में से एक है, नीट में आ चुका है, अच्छा सवाल है इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, आप भी कोशिश करिएगा, पहुंच करके खुद सोल्व करके देखना एक बार। फॉर रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, फाइंड आउट रिक्वायर्ड वेट ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट टू रिएक्ट विद दिस। बेटे रिएक्शन आपके सामने यही सही। अब बेटा वही परसेंटेज प्योरिटी की बातें कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट की, मतलब उससे तो चलो ही मत आप, चलो किससे? HCl से। उसकी आपको मोलरिटी और वॉल्यूम इन ml दिया हुआ है। मैंने कहा था कि मोल अगर निकालना हो तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर कर सकते हो सीधा। तो अगर मैं इसके मोल निकालूं तो बेटा 2 इंटू 500 से काम नहीं चलेगा, 1000 से डिवाइड होगा लीटर में बदलने के लिए। बेटे इसका ले दे के मोल आ गया कितना? 1।
अब इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल रिक्वायर्ड होता है, तो इसके 1 मोल के लिए इसका कितना रिक्वायर्ड हो जाएगा, आधा मोल। समझ रहे हो बेटा मेरी बात? भाई इसके आपके पास में मोल कितने आए, 1 मोल आ गए। अब 2 के लिए 1 मोल रिक्वायर्ड होता है, तो 1 के लिए कितना मोल रिक्वायर्ड होगा बेटा, इसका आधा मोल। अच्छा, आधे मोल का वजन कितना हो जाएगा बेटा, इंटू 50, सॉरी इंटू 100 मोलर मास 100 है ना, ले दे के कितना ग्राम आ जाएगा, 50 ग्राम। अब सवाल यहां फंस रहा है कि भैया चाहिए 50 ग्राम और उसने कह दिया कि सैंपल पूरा प्योर नहीं है। अब बताओ, फिर सोचो मार्केट से कम लाओगे कि ज्यादा लाओगे? चाहिए 50 और पूरा प्योर नहीं है, तो बेटा मार्केट से क्या लाओगे, 50 से कम या 50 से ज्यादा? 50 से ज्यादा लाना पड़ेगा। तो बेटा क्या रहा इसके अंदर, सिंपल डायरेक्ट टिक बता रहा हूं बेटा, 95% प्योर है और आपको 50 से ज्यादा चाहिए, तो क्या करो, 100/95 इंटू 50 कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। या यूनिटरी लगा दो बेटा कि 95 के लिए रिक्वायर्ड होता है 100, 1 के लिए रिक्वायर्ड होगा 100/95, तो 50 के लिए रिक्वायर्ड होगा 100/95 इंटू 50 ग्राम। क्या सवाल आपको समझ आया बेटा, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट बेटा मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का केस है। क्या है एग्जैक्टली, मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट इंटू नंबर ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। यहाँ बेटा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसके वो मैंने लिख दिए हैं कि जैसे मान लीजिए परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, C6H12O6। सुन रहे हो मेरी बात आप लोग? अब यहाँ पर बच्चों अगर मुझे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, तो बेटा कार्बन का मोलर मास कितना, 12, ग्लूकोज में कार्बन की संख्या 6 और पूरे ग्लूकोज का मोलर मास 180 इंटू 100। अब एक विशेष बात का ध्यान रखना, कुछ के दिमाग में आ भी गया होगा, देखो ऊपर अगर मोलर मास लिख रहे हो तो नीचे भी मोलर मास लिखो, और ऊपर अगर एक स्पीसीज का मास लिख रहे हो AMU वाला या यूनिफाइड मास वाला, तो नीचे भी एक स्पीसीज का मास लिखोगे। अगर मैं ऊपर 12 यूनिफाइड मास लिखता तो नीचे 180 यूनिफाइड मास लिखता। सुन रहे हो क्या, नीचे 1 का तो नीचे भी 1 का, और ऊपर 1 मोल का तो नीचे भी 1 मोल का, ये होता है इसके अंदर। बात क्लियर है बच्चों? फिर बेटा ये और आया कि इसके अंदर परसेंटेज ऑफ H2N ब्लू विट्रियोल, ये सवाल क्यों दिया है कि ऐसा नहीं है कि एक अकेले एलिमेंट का ही आप परसेंटेज निकाल सकते हो, पूरी एंटाइटी का भी निकाल सकते हो। ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला बेटा बोलो, CuSO4.5H2O। अब इसके अंदर यदि आपसे परसेंटेज ऑफ H2O पूछा गया है, तो बेटा एक H2O का वेट कितना हो जाएगा, एक H2O का वेट हो जाएगा 18, संख्या 5 है, और पूरे का वेट बेटा 249.5 आ जाना है। कॉपर का बेटा 63.5 है, बाकी सब ऐड करोगे आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है बच्चों को? अगला जो सवाल बनता है उस पर विशेष फोकस करिएगा बेटा। परसेंटेज ऑफ सेलेनियम दिया हुआ है 78.4 यूनिफाइड मास, मतलब एक सेलेनियम का दिया हुआ है। इन एन एंजाइम इज 0.5% बाय मास, देन फाइंड आउट मिनिमम मोलर मास ऑफ दैट एंजाइम। अब सुनो, अगर एक एटम का इतना है तो इसके 1 मोल का कितना हो जाएगा बेटा, 1 मोल का यही ग्राम में हो जाएगा। इतनी सी बात है, मैं इसलिए बदल रहा हूं क्योंकि मुझे मोलर मास निकालना है एंजाइम का। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया मिनिमम मोलर मास ऑफ एंजाइम जिसमें सेलेनियम प्रेजेंट है, तो बेटा कम से कम 1 सेलेनियम तो प्रेजेंट होगा, 1 से कम तो हो ही नहीं सकता। अरे सेलेनियम कंटेनिंग अगर एंजाइम है तो कम से कम 1 सेलेनियम तो वहां होगा ना भाई, उससे कम थोड़ी हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग बेटा? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर यहां मिनिमम मोलर मास शब्द आए और आपको संख्या दी हुई ना हो, विशेष फोकस करें कि सवाल में मिनिमम मोलर मास पूछा हो और संख्या गिवन ना हो, तो आप संख्या कितनी ले लो, 1। वापस शब्दों को दोहरा रहा हूं बेटा, अगर संख्या सवाल में दी गई है तो आपको वो ही लेनी होगी। ये आप मर्जी से तब लेंगे जब मिनिमम मोलर मास की बात करें और संख्या गिवन ना हो। तो बेटे परसेंटेज ऑफ सेलेनियम आपको 0.5 दिया हुआ है, सेलेनियम 78.4, 1 ले लिया जाएगा। मिनिमम मोलर मास आपसे पूछा गया है इंटू 100। क्या ये सवाल क्लियर है बच्चों आप लोगों को? नेक्स्ट आ जाता है इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो बेटा जो मैक्सिमम पोर्शन था कंसंट्रेशन, काउंटिंग ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयन और स्टोइकियोमेट्री, परसेंटेज प्योरिटी के सवाल सबसे ज्यादा वहां से आए।
ये हिस्सा कुछ एक एक दो दो सवाल यहां से आए हुए हैं बेटा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल मैंने लिख लिया है, इसके नियम लिखने से कोई अर्थ नहीं है, सीधा सवाल डिस्कस करते हैं, उसी से सीखो आप लोग। 3 एलिमेंट के आपके परसेंटेज दे दिए गए हैं, वेपर डेंसिटी दे दी गई है, और आपसे पूछ लिया गया है इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होल नंबर रेशो आ जाता है बेटा, है ना, इतना तो जानते हो ना। क्या रहेगा आप देखिएगा, इसमें तीनों के परसेंटेज लिख दीजिए। अब इनको क्या करिए बेटा, इनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करिए। स्टेप सुनते जाना बेटा अच्छे से। परसेंटेज लिखे, एटॉमिक मासेस, एवरेज एटॉमिक मासेस से जिसमें आइसोटोप है, एग्जैक्टली एवरेज एटॉमिक मास से डिवाइड करा। ये लगभग 4.07, ये 2.02 के आसपास, और ये भी 2.02 के आसपास आ गया। अब इसको सिंपलेस्ट रेशो में बदलना है तो क्या करो, जो सबसे छोटी वैल्यू आई उससे सबको एक बार फिर डिवाइड कर दो। तो बेटा ये आ गया 2 के आसपास, ये आ गया 1 और ये 1, यानी आपके पास रेशो में क्या आ गया बेटा, अगर आप रेशो देखें यहां पर तो बच्चों कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2 और क्लोरीन का 1, ये सिंपलेस्ट रेशो आ गया। इसी को आप कहोगे इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, अब जाना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक, तो आपको एन वैल्यू निकालनी होगी, और एन वैल्यू यहां मोल नहीं है, वो क्या बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट बाई इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट या तो डायरेक्ट देगा या वेपर डेंसिटी की टर्म्स में देगा, और बेटे वेपर डेंसिटी की टर्म में 2 इंटू वेपर डेंसिटी लिख देते हैं अपन। यहां से बेटा वेपर डेंसिटी सवाल में दी गई है 49.48, ठीक है, और इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट निकाल लीजिए। कार्बन का 12 हो गया, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, क्लोरीन का हो गया 35.5, तो 0.5 49.5 के आसपास यार ले देके एन वैल्यू आ गई। तो अब क्या करना होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए, कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उसे सब स्क्रिप्ट पे जो एन वैल्यू आई उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला था C1H2Cl1, उसको 2 से सब स्क्रिप्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो C2H4Cl2, ये आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या पूरा सीक्वेंस आपको समझ आ गया बेटा? क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट बेटा सिग्निफिकेंट फिगर से, छोटे मोटे टॉपिक हैं बेटा ये, लेकिन कवर करना जरूरी है इनको साथ में। डेफिनेशन क्या लिखी है एनसीईआरटी ने, मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नॉन विद सर्टेनिटी प्लस 1 विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। जैसे यहां पर बेटा 11.2 में 11 तो सर्टेन है, पूरा पूरा सही से 11 तक तो कोई इशू नहीं है। अब एरर कहां हो सकती है, 0.2 की जगह 0.3 मेजर हो गया हो, या 0.3 की जगह 0.2, तो यहाँ 2 पर 2 क्या, यहाँ पर अनसर्टेन है बेटा। इसके नियम भी बेटा अपन एग्जाम्पल की फॉर्म में कवर करेंगे, अच्छे से देखते जाना। पहला नियम क्या कहता है कि सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, इसमें तीनों नॉन जीरो हैं, तो यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा नियम क्या कहता है बेटा, नॉन जीरो से पहले आने वाले सारे जीरो ही सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो बेटा यहां पर नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है, 3 है बेटा, तो 3 से पहले एक भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो इसमें सिर्फ ये ही सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां पर कितने आ गए बेटा, सिर्फ 2। तो अगला नियम क्या कहता है कि 2 नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, तो यहां पर तो ये चारों ही सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्या मेरी बात आप लोग समझ रहे हो बेटा? अगला क्या कहता है कि नॉन जीरो से पहले वाला काउंट नहीं होगा। अब नॉन जीरो के बाद वाला काउंट होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है दी गए के अंदर डेसिमल है या नहीं। अगर डेसिमल है तो भैया नॉन जीरो के बाद वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो यहां पर ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी है और ये भी है बेटा, यानी यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। इसमें बेटा यहां पर डेसिमल तो दिया नहीं है, तो फिर नॉन जीरो के आगे वाले काउंट नहीं होंगे, तो बेटा यहां कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। यहां क्योंकि डेसिमल दे दिया है बेटा, डेसिमल दे दिया है तो नॉन जीरो के आगे वाले भी काउंट होंगे, यहां कितने आगे, 3। डेसिमल है तो बेटा नॉन जीरो के आगे वाले सारे काउंट होंगे, 4। समझ रहे हो बेटा? अच्छा, जो नॉन जीरो से पहले होना वो तो काउंट होते ही नहीं है, चाहे डेसिमल हो या ना हो। ये डेसिमल का लफड़ा सिर्फ तब है जब नॉन जीरो के बाद वाले जीरो के लिए।
अगर फिक्स काउंटिंग कर दी तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, और जो 10 की पावर पे होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। तो यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए बच्चों? 3। क्लियर है? एनसीईआरटी में एक और चीज दी हुई है कि जैसे ये 100 है तो सिर्फ 100 को वास्तव में साइंटिफिक नोटेशन की टर्म्स में लिखा जाना चाहिए प्रॉपर क्लियर करने के लिए। जैसे यहां अगर आपने 1 × 10⁻² लिखा तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, अगर 1.0 करके लिखा तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, और 1.00 करके लिखा तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएंगे। यहां आपको ये बताता है कि कितना ज्यादा प्रेसाइजली, एक तरह से मैं कहूं कितना ज्यादा एक्यूरेटली इसको मेजर करा गया है। सिर्फ 1 बोला तो आगे की शॉर्टी नहीं है, 1.0 बोला तो आगे की थोड़ी शॉर्टी और आ गई, 1.00 बोला तो और ज्यादा शॉर्टी आ गई मेजरमेंट में। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर क्या करा जाता है? एक मैंने डिजिट मल्टीप्लाई करके लिख दी है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी आपको मल्टीप्लाई करा गया या डिवाइड करा गया, उसमें जो स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाले होते हैं ना बेटा, उन तक के अंदर अपन को इसको राउंड ऑफ करके लाना होता है आंसर को। क्या कहना चाह रहा हूं? इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपको बेटा जो अपना आंसर आया उसको राउंड ऑफ करना है कहां तक बेटे? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने इसके अंदर? 2 तक। अब जब 5 को राउंड ऑफ करते हैं बेटा, तो 5 से पहले अगर इवन हो तो एज इट इज छोड़ देते हैं, ओड हो तो 1 जोड़ते हैं। अब यहां इवन था तो एज इट इज छोड़ दिया, मुझे इस 2 को भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब बेटा 5 से छोटी वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं तो पीछे कुछ भी ऐड नहीं होता, तो यहां पर फाइनल आंसर आपका क्या रह जाना है? 3.1। जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर होता है तो उसके अंदर डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट देखते हैं। किसके बाद? डेसिमल के बाद। यानी अगर देखो मैं इन तीनों को अगर जोड़ देता हूं, ये मिला मुझे, जोड़ने के बाद ये मिल गया, अब मुझे आगे सोचना है। यहां डेसिमल के बाद मिनिमम यहां पर 1 डिजिट है इसके अंदर, तो मुझे अपने आंसर को भी राउंड ऑफ करना होगा किस हिसाब से कि डेसिमल के बाद सिर्फ कितनी डिजिट बचे? 1। 2 को हटाया 5 से छोटा है, सीधे राउंड ऑफ होगा। 2 को हटाया 5 से हटाया, 2 को हटाया 5 से छोटा है, सीधे राउंड ऑफ होगा। तो यहां आपका फाइनल आंसर यह आ जाना है कि भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट, और यहां पर क्या देखा जाता है? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। बात क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है प्रेसिजन, क्लोजनेस टू वेरियस मेजरमेंट्स, कि आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और सारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट एक जैसा आ रहा है, पास पास आ रहा है। ट्रू वैल्यू से आपके कोई मतलब नहीं है कि आना कितना चाहिए। आपका यहां पर प्रेसिजन का मतलब यह हुआ कि आपने एक्सपेरिमेंट करा और सारे ही एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट एक जैसे आ रहे हैं, चाहे वो सही आए चाहे गलत आए, पर सारे एक जैसे आ रहे हैं। एक्यूरेसी बेटा क्या करा है? एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू टू दी ट्रू वैल्यू, यानी आपका रिजल्ट ट्रू वैल्यू के पास आना चाहिए, जो एग्जैक्ट जो होना चाहिए उसी के पास आए। एक एग्जाम्पल बेटे एनसीईआरटी ने जो टेबल दी है वही लिखी मैंने। ट्रू वैल्यू यहां पर बेटा दी गई थी 2, ठीक है बेटा। 2 एक्सपेरिमेंट करे, ये एवरेज लिखा हुआ है। 2 एक्सपेरिमेंट करे स्टूडेंट्स ने, 3 स्टूडेंट थे एबीसी, तो इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट करे। स्टूडेंट ए का जो रिजल्ट आया वो पहले एक्सपेरिमेंट में 1.95 आया, दूसरे में 1.93 आया। अब दोनों ही 2 के पास नहीं है, दोनों ही 2 के पास नहीं है, यानी ना तो ये एक्यूरेट है, लेकिन क्या दोनों रिजल्ट खुद के आसपास है बेटा? 1.95 1.93 खुद के रिजल्ट पास पास है, तो प्रेसाइज तो है। बी की बात करें, एक 1.94 एक 2.05, ओहो प्रेसाइज ही नहीं है, खुद के रिजल्ट पास पास नहीं आ रहे, और ना एक्यूरेट वैल्यू के पास आ रहे, ट्रू वैल्यू के पास भी नहीं आ रहे, ना प्रेसाइज है ना एक्यूरेट है। अगर बात करें सी की, 2.01 1.99 बेटे पास पास भी हैं और साथ में बेटा ट्रू वैल्यू के भी पास है। समझ रहे हो? प्रेसिजन मतलब बार बार एक जैसा रिजल्ट आना, प्रेसिजन मतलब बार बार एक जैसा रिजल्ट आना, एक्यूरेसी मतलब ट्रू वैल्यू के पास आना, और दोनों का प्रेसिजन एक्यूरेसी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। बार बार एक जैसा आ रहा है तो प्रेसाइज है, ट्रू वैल्यू के पास आ रहा है तो एक्यूरेट है। क्लियर है बच्चों? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस साइंटिस्ट लिख दिया, किसने दिया है? और रिमार्क जहां पर बेटा स्पेशलिटी उस नियम से लेकर क्या थी वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लेवोजियर ने दिया। रिमार्क यहाँ क्या है बेटा? अच्छा ये जानते हो रिएक्टेंट के जितना टोटल वेट होगा उतना ही टोटल प्रोडक्ट का मिल जाना है, वो सब जानते हो। रिमार्क क्या है यहाँ पर? रिमार्क ये है बेटा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस अगर है तो वहां ये फॉलो नहीं होगा, वहां मास डिफेक्ट की फॉर्म में कुछ मास एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये फॉलो नहीं होगा।
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बेटे किसने दिया? प्राउस ने दिया। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि भैया आपने अगर कोई भी एक कंपाउंड लिया है, अब वो कंपाउंड आपने किसी भी सोर्स से प्राप्त करा हो, उस कंपाउंड के एलिमेंट का जो मास परसेंटेज है वो फिक्स रहेगा। जैसे CO2 कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने से मिला हो, चाहे मीथेन के कंबशन से मिला हो, चाहे किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से मिला हो, बेटा CO2 में कार्बन का वेट परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज फिक्स रहता है। आप कैसे निकालते हो? CO2 में बेटा परसेंटेज आपने निकाला कार्बन का, क्या रहा बेटा? 12, कार्बन का 12 बाय टोटल वेट आ गया बेटा इंटू 100। क्या मेरी बात समझे आप लोग बेटा? इस तरह से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इसका रिमार्क क्या है, इसकी ट्रिक बता रहा हूं बेटा, डायरेक्ट पहचानने की ट्रिक क्या है बच्चों? वन कंपाउंड ऑब्टेन बाय डिफरेंट सोर्सेज, कि एक कंपाउंड ही प्राप्त करा गया अलग अलग सोर्सेज के द्वारा। ठीक है बच्चों। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया किसने बेटे? डाल्टन ने। क्या कहा कि जब दो ही एलिमेंट मिलकर के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो किसी एक एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन होने वाले दूसरे एलिमेंट का जो मास है वो एक होल नंबर रेशो में रहना है। यही था। जैसे एग्जांपल आ जाता आपका N2O NO वाला। नियम तो ये हो गया। अब मैं आता हूं किस पे? ट्रिक पे, कि भैया टिक कैसे हो कि दो एलिमेंट और बेटा मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय दीज टू एलिमेंट्स, कि दो एलिमेंट लिए और उन्हीं दोनों एलिमेंट से मिलकर के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बन रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका N2O हो गया, NO हो गया, N2O3 हो गया, N2O4 हो गया, N2O5 हो गया, कि दो एलिमेंट और उनसे मिलकर बने हुए एक से ज्यादा कंपाउंड बेटा। गैलू-सैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम पहले भी चर्चा हुई थी कि अगर बेटा कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर की क्या हो? सेम। अगर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सेम है तो आप वॉल्यूम की को भी मोलर रेशो की तरह यूज ले सकते हो। कहना क्या चाहता हूं बेटा कि इसका 100 ml इसके 50 ml से रिएक्ट करके इसका कितना बनाएगा? इसके एक के लिए इसका आधा चाहिए, तो जब इसका 100 रिएक्ट करेगा तो इसका कितना रिएक्ट करेगा? 50। और एक से एक बना तो 100 से कितना बनेगा? 100 ml। बात क्लियर है? एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहना क्या चाहता है कि भैया PV बराबर nRT है, R तो गैस कांस्टेंट होता ही है, अपने टेम्परेचर प्रेशर भी सेम ले लिया है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, यानी इक्वल वॉल्यूम में मोल सेम होंगे। और मोल को यदि मॉलिक्यूल में बदलना हो तो सिर्फ Na से ही तो मल्टीप्लाई करते हो ना आप, तो ओवरऑल सेम ही आएगा। मत रटो, एग्जांपल से समझो कि 22.4 लीटर दिया हुआ है STP पर तीनों का, तो बेटा अगर आप इसके मोल निकालें एक एक एक, अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें तो बेटा 1 इंटू Na, 1 इंटू Na और 1 इंटू Na, बताओ सेम आए कि नहीं आए? हाँ, एटम्स सेम आएंगे या नहीं आएंगे जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां एटोमिसिटी से भी मल्टीप्लाई हो जाना है। इसकी 3 है, इसकी 5 है CH4 की, और बेटे NO2 की फिर से 3 आ गई। मॉलिक्यूल सेम होंगे, बोला मॉलिक्यूल के लिए गया है। एटम सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी। अगर एटोमिसिटी भी सेम है तब तो एटम भी सेम आ जाएंगे, अदरवाइज सेम नहीं आएंगे। बात क्लियर है बच्चों आप लोगों को? ये सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने साफ सुथरा लिखा हुआ है कि मास ऑफ ए सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर इन इट while weight is the force exerted by gravity on an object, कि मास जो है उसका खुद का जो भी वेट, जो भी एग्जैक्टली उसका अमाउंट है मैटर का, जबकि वेट क्या है बेटा? जो ग्रेविटी फोर्स की वजह से आना है। कहना क्या चाहता हूं सुनो, एनसीईआरटी साहब लिखा हुआ है, बाकी फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर ग्रेविटी बदलेगी तो क्या बदलेगा, मास या वेट? बस इतना बता दो। अगर ग्रेविटी बदली तो क्या बदलेगा, मास की वेट? कौन है जो ग्रेविटी पर डिपेंडेंट है? वेट। ग्रेविटी बदलेगी तो वेट बदल जाएगा, मास चेंज नहीं होगा। रिलेशन बेटा डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में यदि कन्वर्ट करना हो, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1000 सीसी या 1 डेसीमीटर क्यूब एक ही बात है, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब या 10⁻³ मीटर क्यूब।
1 इंच बराबर बेटा 2.54 सेंटीमीटर दिया हुआ एनसीईआरटी ने। साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में लिखना हो तो बेटा ये जो एन है, ये वाला एन, ये या तो 1 से ज्यादा होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए बेटा, ये साइंटिफिक नोटेशन की टर्म्स में लिखना। मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज मास और ऑक्यूपाई स्पेस, वो क्या है बेटा? मैटर। दो कैटेगरी आ गई, मिक्सचर हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया। मिक्सचर के अंदर क्या है बेटा? 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिल गए, जैसे एयर है, टी आ जाएगा। प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या होगा कि ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर ऑफ सेम इन केमिकल नेचर। मिक्सचर की बात करें तो उन्हें बेटा कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड लाइक डिस्टिलेशन। दो कैटेगरी आ जाती है उसमें, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस वे जिसके अंदर पूरा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा बच्चों। प्योर सब्सटेंस की बात करें तो एलिमेंटल फॉर्म है बेटा, कंपाउंड है। एलिमेंट में बेटा क्या होता है? 1 टाइप ऑफ एटम्स होंगे, या तो सिंगल एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल की टर्म्स में भी हो सकता है। अरे बेटा जैसे O है और मॉलिक्यूल टर्म में O2 हो गया, ओजोन हो गया, ये सब एलिमेंट है। एक एटम या एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ। कंपाउंड में क्या जाएगा बेटा? 2 और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये एक मैंने ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को मैटर का। फिजिकल क्वांटिटी बेटे उनकी ऐसा ही यूनिट गिवन है। लेंथ की यूनिट मीटर सब जानते हो। मास की थोड़ी ध्यान रख लेना, बच्चा जल्दीबाजी में ग्राम टिक कर देता है जबकि एक्चुअली किलोग्राम होती है बेटा। टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन हो जाएगी, अमाउंट की बेटा मोल हो गई। और दूसरा किसका कम से कम ध्यान रखना बेटा? लुमिनस इंटेंसिटी का। क्या यूनिट है बेटे? कैंडेला। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, थ्योरेटिकल सवाल अगर बाय द वे आता है तो अपन इसको कवर कर रहे हैं बच्चों। क्या कह रहा है? मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। क्या कहा इसने कि भैया कोई भी मैटर इनडिविजिबल एटम्स से मिलकर बना हुआ है। दूसरा क्या कर रहा है? ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग मास। सही बात है बेटा कि अगर एक ही एलिमेंट है तो उसके एटम्स की प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। नाइट्रोजन का बेटा 14 ही रहना है मास, समझ रहे हो। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट अगर एक फिक्स रेशो में मिले तो वो क्या बना देंगे? कंपाउंड बना देंगे बेटा। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शंस में एटम्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ आपस में क्या होते हैं बच्चों? रीअरेंज होते हैं, ना क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं बेटा। ये जो थ्योरी है क्या एक्सप्लेन करता है? कैन एक्सप्लेन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बट नॉट लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड रीजन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। की एटम्स आखिर कंबाइंड हो क्यों रहे बेटा, इस चीज को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती बेटा। तो बच्चों ये था अपना मोल कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी बेटा, आपके कंपटीशन एग्जाम तक सारे चैप्टर कवर कर लिए जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहिए बेटा।